करिए जी। हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। सब लोग जिंदा हैं, सब लोग खुश हैं। सूरज कह रहे सर लीव मी फॉर छठ पूजा। बेटा मैंने कब तुमको पकड़ रखा? बढ़िया से छठ पूजा बनाइए। क्लास में ले लूंगा, आप उसको क्लास के रिपीटेड वर्जन को देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। विकास, प्रंजुल, हर्षित, दीपक, जय, सौरभ, काजल कुमारी, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया है क्या होता है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बेस कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हम सीख चुके हैं। तो उसी पे बेस्ड आज की क्लास में हम बढ़िया से सवाल करेंगे। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। इन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%। एक नंबर को x% बढ़ाया जाता है टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर पे वापस जाने के लिए इट इज रिड्यूस्ड बाय से कितने परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं कि 100 में जो चेंज होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। जैसे कोई संख्या 100 थी, 100 से 123 होगी 123, तो कितना बढ़ी? 23%। 100 में जो भी न्यूमेरिकल चेंज होगा वही परसेंटेज में चेंज होगा। भाई एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है। माना कोई संख्या 100 है, तो 100 का x% निकालेंगे तो x ही आएगा ना। तो 100 का x% x ही होता है। तो 100 को जब आप x बढ़ाओगे तो संख्या हो जाएगी 100 प्लस x। 100 प्लस x, कोई संख्या 100 है, x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 100 प्लस x। तो 100 प्लस x से वापस 100 पे जाने के लिए कितना घटाना होगा? तो आप कहोगे सर x घटाना होगा। 100 प्लस x से 100 पे जाना तो x घटाना होगा, बेस बटे 100 प्लस x आएगा, बेस चेंज हो जाएगा। और परसेंटेज में कितना घटाना होगा? इनटू 100%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100x बटे 100 प्लस x परसेंटेज, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये डी ऑप्शन वाले कौन लोग हैं? मैं परसेंटेज में निकालना था तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन नहीं लगाते आप लोग, क्यों भूल जाते हो? 100 प्लस x से 100 पे आना है तो संख्या को कितना घटाना होगा? x घटाना होगा, बटे में 100 प्लस x। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। है भाई, ऐसी छोटी छोटी गलतियां क्यों करते हो आप लोग? आगे चलिए जी, सवाल नंबर 60 ये जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत अनोखा है, करके बताइए। सर जी छठ पूजा की बेटा बनाइए, क्या आंसर होगा? बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों ये। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट, ये दो निश्चित बिंदु, फिक्स बोल दिया 5 सेंटीमीटर अपार्ट। सवाल में साफ साफ बोला है कि ए और बी दो पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। ए और बी दो पॉइंट है, फिक्स है, उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, कोई नहीं बदल सकता, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई संदेह नहीं है। एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट AC इज 3। सवाल बोला है कि इस पे एक पॉइंट है मेरे दोस्तों ए बी पर सी की AC 3 सेंटीमीटर। अगर AC 3 है तो BC कितना होगा? फिर 2 सेंटीमीटर रहा होगा। 3 और 2 5 होता है। सवाल में ये बोला है कि AB तो फिक्स है, अगर AC की लंबाई को 6% बढ़ाया जाए तो CB की लंबाई कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी? अगर AC की लंबाई को 6% बढ़ाओगे तो BC की लंबाई कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी? आपसे पूछा है। तो भैया हर किसी बच्चे ने आंसर बता दिया जी 9%। आप देखिए A और B तो फिक्स है, ये नहीं बदलना, डिस्टेंस 5 ही रहेगी A और B के बीच की। भाई AC को जितना बढ़ाओगे BC उतना कम हो जाएगा। 100 रुपए है, दो आदमी के पास है, एक के पॉकेट से जितना पैसा निकालोगे दूसरे के पॉकेट में उतना चला जाएगा। अगर आप AC को 6% बढ़ाओगे, AC को आप 6% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ा रहे हो? 3 का 6%। AC को आप 3 सेंटीमीटर का 6% इंक्रीज करोगे, 3 सेंटीमीटर का 6% AC बढ़ाया जाएगा, तो BC इतना डिक्रीज हो जाएगा। जितना AC बढ़ेगा BC उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। तो AC इतना बढ़ा है तो BC इतना डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन BC है कितना? 2 सेंटीमीटर, तो बेस 2 है बटे 2, क्योंकि BC कितना डिक्रीज होगा? 9%। आंसर है डी ऑप्शन, 9%। ठीक है भाई। भाई AC को 6% बढ़ाएगा, 3 सेंटीमीटर का 6%, जितना AC बढ़ाया गया है BC को उतना कम करना होगा। ये 18 है तो मेरे दोस्तों BC को 9% कम करना होगा। 2 गुणा 9 भी 18 होता है, तो BC को कितना डिक्रीज करना हो जाएगा? 9% घटाना पड़ेगा। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला सवाल करके बताइए, सवाल नंबर 61। बहुत प्यारा सवाल, और आज की क्लास में मुझे लगता है आज की क्लास में कंसेप्ट भी आएगा बहुत अच्छा ही। द इनकम ऑफ A is 25% मोर देन दैट ऑफ B एंड द इनकम ऑफ C is 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ A एंड B। इनकम ऑफ C इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ A? करके बताइए मेरे दोस्तों। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा सवाल ही बनता है। ये A हो गया, ये B हो गया। सवाल में बोला है ए की इनकम बी से 25% ज्यादा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि बी की इनकम अगर 4 रुपए है तो ए की इनकम 5 रुपए, बी की इनकम अगर 4 रुपए है तो ए की इनकम 5 रुपए। सवाल में बोला गया है, सवाल में बोला गया कि सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम से 65% कम है। अब ए और बी की इनकम का सम कितना हो गया? 9, 5 4 9। तो सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम से 65% कम। किसी संख्या को 65% कम करोगे तो 35% रह जाते, 35%। भाई सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम से 65% कम है। 65% कम करोगे तो कितना रह जाएगी? 35%। 100% में से 65% कम कर दोगे तो सी की जो इनकम है ए और बी की इनकम के सम का 35% रह जाएगी। पूछा सी की आय ए की इनकम से कितने परसेंट कम है, तो मुझे सी और ए में रिश्ता चाहिए। ये आ गया जी मेरे दोस्तों रेशियो, सी और ए का रेशियो ले लीजिए। भाई 35%, ये 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा सर जी 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है 7/20। मैं आपसे बता चुका हूं, रेशियो लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 20 की यहां गुणा हो जाएगी 20 पंजे 100। जैसे 5 रेशियो 63/20 हो गया, 63/20, ठीक है ना। ये 5/1। मैंने क्या बोला? ऐसा जब भी हो तो कैंची की गुणा कर दो, 20 पंजे 100, 63 एकम 63। तो 100 रेशियो 63 आ जाएगा, रेशियो 100 रेशियो 63। ये ए और सी की इनकम का रेशियो आ जाएगा। इतना करने में हार्डली आपको 2 सेकंड लगेगा, 2 से ज्यादा सेकंड नहीं लगने वाला है। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा सी की इनकम इससे कितना परसेंट कम है? ए की इनकम है 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। सी की इनकम 63 है तो सी की इनकम इससे कितना कम है? 37 कम है। परसेंटेज में भी कितना कम होगा? 37%। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 37%। सभी बच्चों को ये बात आसानी से समझ में आई है, बहुत ही बेसिक सी बात थी। बताइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं, ए बी और सी 3 पॉजिटिव नंबर। इस साल के प्री का सवाल है। ए बी और सी 3 पॉजिटिव नंबर है कि ए बी का 70% है, बी सी का 40% है। तीनों संख्याओं का सम 36 है, तो बी और सी के सम का 15%। 15% निकाला, यानी कि 15 में आता है 3। आंसर 3 का मल्टीपल होगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये दोनों ऑप्शन देखते ही हट गया। 336 दे रखा है, बी और सी का सम 336 दे रखा है। करिए।
अब देखिए आप यहां से रेशियो निकाल सकते हैं, ए बी का 70% है, बी सी का 40%, तो कहानी शुरू हो रही है सी से। डाटा बहुत आसान है, अगर सी 100 है तो बी 40 है, और ए जो है वो बी का 70% है, 40 का 70% हो जाएगा जी 28 से रेशियो आ गया। ये रेशियो आ गया एबीसी के बीच में। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से चला जाएगा, 4 7 28, 4 से 10 और मेरे दोस्तों 25। सवाल में पूछा बी और सी के सम का 15%, बी और सी का सम 35 हो रहा है, 35 में आता है 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 42। आगे आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बोलिए सॉल्व भी करना चाहो तो कर सकते हैं। भैया तीनों संख्याओं का सम दे रखा है 336, सम है कितना 25 10 35 और 7 42, तीनों का सम आ रहा है 42। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 42 यूनिट के लिए 336 दे रखी है, यानी कि कितने गुना 8 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 8, 1 की वैल्यू 8 आ गई। आप बोलोगे जी सर पूछा बी और सी के सम का 15%, तो बी और सी का सम है कितना 35, बी और सी का सम 35 है, 35 यूनिट, कितना 35 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बेटा अलग अलग नहीं निकालते, डायरेक्ट फोकस करते, बी और सी का सम 35 है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 35 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35 गुना 8, 35 गुना 8। आप बोलोगे जी सर आपको इसका 15% निकालना था, 15% का मतलब होता है 3/20, इसका आपको निकालना 3/20। आप बोलोगे जी सर 5 7 35, 5 4 20 और 4 दूनी 8 और 42 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लक्ष्मी कह रहे सर थोड़ा धीरे धीरे बताइए, देखिए लक्ष्मी इससे ज्यादा धीरे क्या होगा बेटा, इससे ज्यादा धीरे क्या होगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक प्री के सवाल को समझाने के लिए मैं 10 मिनट दूं? नहीं चंद्र बेटा आंसर आएगा नहीं, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2020 के प्री का, मल्टीपल से सवाल सॉल्व होते हैं, सारे सवाल सॉल्व नहीं होंगे, कुछ तो सवाल जरूर सॉल्व होंगे, ठीक है ना। 40 का 70% निकालना आता है राहुल? भाई लड़कियां बहुत कमजोर है, मतलब लड़के तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लड़कियां तो बहुत कमजोर है पढ़ने में। लड़कियों कैसे चलेगा बेटा? मतलब आप ऐसी चीज पूछ रहे हैं जो 5वीं क्लास का बालक भी पढ़ते वक्त नहीं पूछेगा, बिल्कुल खत्म एकदम गणित में, कैसे चलेगा बेटा? बच्चा कह रहा है कि 42 ऑप्शन काटने का रीजन, बेटे जब मैं रीजन बोलता हूं तो क्या आप सो जाते हो? सवाल में क्या पूछा है, बी और सी के योगफल का 15% बताओ। बी और सी का जब आप योगफल करते हैं 25 और 10 35 आता है, 35 में प्राइम नंबर छुपा होता है 7, ये जो प्राइम नंबर है ना 7 11 13 17 19 31 37 किसी से कटते नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होते गुणा में, ये हमेशा उपस्थित होते हैं। इनको चेक करो, 35 में छुपा होता है 7 गुणा 5, 7 एक खतरनाक नंबर है, किसी से भी गुणा करो 7 हमेशा जिंदा रहेगा। 7 का मल्टीपल ए 32 नहीं है, 48 नहीं है, 44 नहीं है, आंसर ऐसा ही तो ऑप्शन होना चाहिए जो 7 का मल्टीपल रहे, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई। आगे चलिए, छोटी छोटी सी बात है मेरे दोस्तों, अगला सवाल बने सवाल नंबर 63, करो फटाफट अभाज्य संख्याएं। अर्जुन कह रहे 5 भी तो प्राइम बेटे, 5 को छोड़ के, 5 तो हर संख्या में होता है, 5 की गुणा कर दो 6 में, देखो 3 हो गया, खत्म हो गया। 5 5 तो हर नंबर से डिवाइड होता है, 5 तो हर नंबर में अवेलेबल है, 5 को नहीं देखेंगे, कैसी बातें करते हो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। If a student multiplied a number by 7 by 12 instead of 11 by 16, then find the percentage error in the calculation। ये सभी बच्चों ने सवाल 7वीं या 8वीं क्लास में करा है, आप एनसीईआरटी उठाएंगे या अपने बोर्ड की किताब उठाएंगे तो 7th क्लास में आपको सवाल मिलेगा। बस वहां फर्क क्या था, वहां टीचर ने आपको समझाया था कि माना संख्या x है, अब x को हम बिल्कुल अपने जीवन से त्याग चुके हैं, अब हम आगे बढ़ गए हैं। मेरे दोस्तों सवाल बोला कि एक स्टूडेंट ने किसी नंबर को 7/12 से गुणा करने की बजाय 11/16 से गुणा कर दिया, तो बताओ उसके उत्तर में कितने परसेंट की त्रुटि या फिर एरर आ जाएगी, कितने परसेंट की गलती होगी उसके आंसर में। तो मेरे दोस्तों गुणा करनी थी किसी नंबर को 7/12 से, सॉरी गुणा करनी थी किसी नंबर को 11/16 से, लेकिन 11/16 के बजाय उसने 7/12 से गुणा कर दिया। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका बटे 16 भी आसानी से किया जा सके, बटे 12 भी किया जा सके। ये बटे 16 और बटे 12 मुझे दुख देता है, मेरी कैलकुलेशन बढ़ाता है, तो मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए संख्या को 16 और 12 का एलसीएम, 16 और 12 का एलसीएम 48, मैंने संख्या मान ली 48 है, ना x मानो ना 100 मानो, मानो 48 की माना संख्या 48 है, 16 और 12 का एलसीएम, ऐसी संख्या जो 16 से भी कटे 12 से भी कटे। तो किसी संख्या को गुणा करनी थी 11/16 से, तो 48 को गुणा करेंगे 11/16 से, 16 3 48 11 3 33, उत्तर आना चाहिए था जी 33, आंसर क्या आना चाहिए था 33 आना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या ले आया, सही आंसर स्टूडेंट को 33 लाना चाहिए था, लेकिन उसने गुणा कर दी 7/12 से, तो आंसर ले आया 12 चौक 48 7 चौक 28, और वो गलती से जो है आंसर कितना ले आया 28। तो कितने परसेंटेज की एरर आई, त्रुटि कितने परसेंट हुई, 33 की बजाय 28 उत्तर आया मेरे दोस्तों, तो यानी कि 5 कम आया है बटे 33। आप बोलोगे जी सर 5/33, इसमें कोई प्रॉब्लम है, एरर कितना है 5/33, 1/33 जो होगा एप्रोक्स 3% होगा, तो 5 गुणा 3 यानी कि एप्रोक्स 15% आंसर आएगा, ये उत्तर है बेटा। 1/33 का मतलब क्या होता है 100/33%, 100/33 मतलब एप्रोक्स 3%, एप्रोक्स 3% आएगा कि 3.03 आएगा वैसे तो, 1/33 मतलब 3.03%, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन, ये 5/33 है तो एप्रोक्स 15% आएगा, ये आंसर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, रेलवे के और पुलिस के पेपर में सवाल आता है भर भर के। अगला सवाल करके बताइए। ओके, अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आया। आकाश कह रहे भैया ये 33 और 28 कैसे आया, मोनिका कह रहे 33 कैसे आया। सभी छात्र जो देख रहे हैं वो दंडवत प्रणाम करेंगे बेटा, इनको शीश झुकाएंगे अपना, फूल होते तो मैं फूल भी अर्पित करता, कमल का फूल 200 रुपए का एक मिला दिल्ली में, वो चढ़ाता आपके अंगूठों पे चढ़ाता, एक अंगूठा पे अलग अलग, पैरों की तो बात अलग है भाई। भगवान विष्णु के कल की अवतार लेने का समय निकट आ चुका है, ये जाली 48 है, एक स्टूडेंट को 11/16 से गुणा करना था, तो 48 की जब गुणा करेंगे 11/16 में तो 16 3 48, तो 11 3 33 नहीं आएगा, ये सही आंसर आना चाहिए था, सही में उसको एक्चुअल आंसर ही आना चाहिए था, पर गलती से उसने गुणा कर दी 7/12 से, तो 48 की 7/12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, तो उसका गलत आंसर 28 आया, 33 की बजाय 28 आंसर आया, कितने परसेंटेज एरर आया ये तो निकालना था।
नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याएं ऐसी हैं ए और बी कि उनका गुणनफल फिक्स है, निश्चित नंबर है, कांस्टेंट, कांस्टेंट समझते हो, फिक्स, निश्चित, जिसको बदला ना जा सके, फिक्स हो गया। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है प्यारे भाई, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी संख्या को उसके रिवर्स रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। अगर ध्यान सुनेगा, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी संख्या को उसके रिवर्स रेशियो में चेंज करना होगा। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, दो संख्याएं उनकी गुणा करके फिक्स लाना है मेरे दोस्तों, तो एक संख्या को आप जितना चेंज करोगे, जितना एक संख्या को बढ़ाओगे तो दूसरी संख्या को घटाना पड़ेगा, एक को घटाओगे तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उनकी गुणा करके फिक्स आएगा। लेकिन एक संख्या जिस रेशियो में चेंज करोगे दूसरी संख्या उसके रिवर्स रेशियो में चेंज करनी पड़ेगी। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियतांक। आप कहेंगे सर नियतांक को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब दोनों संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी को उसके उल्टे अनुपात में बदलना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसको हम ये बोलते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इनवर्स का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, कि बी को घटाओगे तो ए बढ़ेगा, बी को बढ़ाओगे तो ए घटेगा। दोनों बातों का एक ही मतलब है। नहीं नहीं ज्ञान प्रकाश आप नहीं समझे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कितने गंदे बालक हो बेटा। कि सपोज मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे से दोस्त ए जो है, ध्यान समझिएगा मेरे प्रभु, शक्ति दो मुझे भाई। दो संख्याएं 20 और 30, ठीक है बेटा, आप बताओ इनकी गुणा करने पर क्या आता है? जवाब दीजिए। दो संख्याएं ए और बी, पता इनकी गुणा करने पर क्या होता है? हाँ उत्कर्ष, दो संख्याएं हैं 20 और 30, इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 600। 600 आप बोलोगे जी सर 600, ठीक, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। तो मेरे दोस्तों 600 फिक्स है, ये कांस्टेंट है, पहले भी 600 है और अभी भी 600 ही रखना है आपको, ये 600 नहीं बदलना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं बदलना है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा बेटे आकाश, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, बात खत्म। इसके अलावा ना कुछ सोचो ना कुछ समझो, मुझे पूरा बताने दो, ठीक है? बाद में बोलना जो कुछ बोलना है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने ए का मान 20 से 25 कर दिया, आपने ए की वैल्यू पहले 20 थी, आपने ए की वैल्यू 20 से बढ़ा के 25 कर दी, 20 से बढ़ा के 25 कर दी। तो भैया ए का मान आपने 20 से बढ़ा के 25 कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट आज भी 600 ही है। तो बताओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जवाब दीजिए, बी की वैल्यू क्या होगी? अब दो संख्याएं जिनका प्रोडक्ट 600 फिक्स है, एक संख्या 20 है दूसरी संख्या 30 है, एक संख्या को मैंने 20 से बढ़ा के 25 कर दिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो सभी बच्चे जवाब देंगे 24। जिसको ना पता चले कि 24 कहां से है वो रोलो बैठ के, 25 गुणा 24 कितना होता है? 600। तो आपने ये देखा, ए को आपने 20 से बढ़ा के 25 कर दिया, यानी कि ए को आपने किस रेशियो में चेंज किया है? तो ए को आपने चेंज किया भी किससे जा रहा? 5 से। ए को आपने 4:5 के रेशियो में चेंज किया है, ए को आपने 4:5 के रेशियो में चेंज किया, समझ में आ रहा है? ए को आपने 4:5 के रेशियो में चेंज किया है, तो बी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी। भाई बी क्या हुआ है? बी के साथ क्या हुआ? बी पहले 30 था लेकिन बी 30 से घट के 24 हो गया, तो बी किस रेशियो में बदला? हमेशा पहले इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, बाद में फाइनल वैल्यू लिखते हैं। तो भैया ये जा रहा है किससे? 6 से। 6 पंजे 30, 6 चौक 24। देखिए उल्टा रेशियो है कि नहीं? उल्टा रेशियो है कि नहीं? ए को आपने 4 रेशियो 5 के रेशियो में बढ़ाया तो बी उसके रिवर्स रेशियो 5:4 के रेशियो में बदलेगा, उल्टा रेशियो में। ए 4 से 5 हुआ यानी कि ए बढ़ा है 25%, ए को 25% बढ़ाया गया है, ए कितना बढ़ा है? 25%। तो बी की जो वैल्यू है वो 5 से 4 रिवर्स रेशियो में चेंज हुई है, तो बी जो है 5 से 4, बी कितना घटा है? 20%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको इतना समझ नहीं आता था? भाई दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, दो संख्या जैसे 5 गुणा 7 है, 5 गुणा 7 35 है, 35 ही रखना है। अब मैं 5 से 7 कर देता हूं तो दूसरी को 7 से 5 करना होगा कि नहीं? तभी तो बराबर आएगा। जब 5 7 35 करो, जब 7 5 35 करो, एक जिस रेशियो में बदलेगी दूसरी उसका उल्टा रेशियो में बदलेगी, क्योंकि ये भी 35 आएगा गुणा करके, ये भी 35 आएगा गुणा करके। समझ में आया? कोई तकलीफ, कोई समस्या, इसमें कोई डाउट? किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले, किसी भी बालक को। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है या दो संख्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी संख्या को उसके रिवर्स रेशियो में चेंज करना होगा। बात समझ में आई? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। अब ये सवाल जो है इसका कई जगह यूज होगा। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं इसका लूंगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। हिंदी में लिखेंगे खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपका परिवार है, आपके परिवार में 50 रुपए पर केजी वाले चावल खाए जाते हैं। कितने? 50 रुपए पर केजी वाले चावल खाए जाते हैं। कितने? 50 रुपए पर केजी वाले चावल। 50 रुपए पर केजी क्या है? प्राइस है। 50 रुपए पर केजी प्राइस है। और आपका जो परिवार है वो कितना कर लेते हैं मेरे दोस्तों? वो 80 किलो चावल खाता है। कितना चावल खाता है? 80 किलो। 80 कर लें कि कुछ और कर लें? 90 किलो चावल खाता है। तो आप बताइए कितने रुपए का खर्चा होगा? कितने रुपए का खर्चा होगा? खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। उपभोग को हम हिंदी में खपत भी बोलते हैं, खपत। आप राशन की दुकान पे गए, 50 रुपए पर केजी वाले चावल हैं, 90 किलो चावल आपका परिवार खाता है, तो खर्चा कितने का होगा? 4500 रुपए का खर्चा होगा। 4500 रुपए।
₹45 का खर्चा होगा, इसमें किसी वाले को कोई डाउट नहीं है। अब महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अच्छे दिन सभी लोगों के चल ही रहे हैं। चावल महंगा हो गया, चावल मेरे दोस्तों महंगा हो गया। चावल क्या हो गया? महंगा हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, चावल महंगा हो गया, लेकिन घर वालों ने डिसाइड किया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम अपना खर्चा नहीं बदलेंगे। हम पहले भी 4500 का खर्चा करते थे, आज भी हम 4500 का ही खर्चा करेंगे, हम अपना खर्चा नहीं बदलेंगे। पहले भी 4500 का खर्चा करते थे, आज भी 4500 का ही खर्चा करेंगे, कम खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, पर वोट मोदी जी को ही देंगे। ठीक है, तो 4500 एक्सपेंडिचर सेम रखेंगे, खर्चा सेम रखेंगे। चावल का प्राइस 50 था, 50 मेरे दोस्तों, अब चावल का जो प्राइस है वो 50 से बढ़ के कितना कर दूं मैं भाई? आप बताओ। 50 से बढ़ के ₹60 पर केजी हो गया, ज्यादा महंगा नहीं करते। चावल का प्राइस ₹60 पर केजी हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम? तो आप बताओ मेरे दोस्तों कि जब चावल का प्राइस बढ़ गया, खर्चा आपने सेम रखा है, तो कंजम्पशन क्या होगा? घटाना पड़ेगा कि नहीं? भाई दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स रखना है आपको, प्राइस बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि चावल कम खाना पड़ेगा। ऊपर तीर जा रहा है तो बढ़ेगा, नीचे तीर जा रहा है तो घटेगा। तो अब बताओ, अब आप कितना चावल खाओगे परिवार के लोग? तो आप चावल खाओगे 4500 बटे 60, 75 किलो चावल खाओगे, 75 किलो। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि चावल का जो प्राइस है वो कितना बढ़ा? 50 से 60, तो चावल का प्राइस 20% इंक्रीज हुआ। चावल अगर ₹50 पर किलो के थे तो ₹60 पर किलो हो गए। चावल का प्राइस 20% बढ़ा, यानी कि प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? 5:6 के रेशियो में। तो क्या आपको यहां ये नहीं दिख रहा कि कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा? 6:5। कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा 6:5। रेशियो ले लो चाहे 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, पहले 90 किलो 15 किलो, 6:5 के रेशियो में। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, यानी कि कंजम्पशन 6:5 के रेशियो में चेंज हुआ। तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हुआ जी? 1/6। 1/6 आपने अपना जो है उपभोग का खपत कम कर दी। 1/6 का मतलब 16.66%। 16.66% मेरे दोस्तों आपका कंजम्पशन कम हो गया। समझ में आया? जिसको अब भी ना समझ में आए उसका इलाज जो है आगरा के डॉक्टर ही कर सकते हैं बेटा, मैं अब नहीं समझा सकता इससे ज्यादा। एग्जांपल लेके समझा दिया, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझा दिया। सबका कमेंट पहुंच रहा है। ये जो मैं आपको कांसेप्ट बता रहा हूं, ये केवल परसेंटेज में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में अप्लाई होगा। पूरे मैथमेटिक्स में सभी लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। सभी लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हो तो आपको कुछ टाइम लगता है सर्टेन स्पीड से। आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आपको कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ आप जा रहे हो तो डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स कर दी। अभी 60 की स्पीड से जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा। आपने अपनी स्पीड को 40% बढ़ा दिया, अगली बार आपने अपनी स्पीड को 40% बढ़ा दिया, तो बताओ कितना परसेंट टाइम आप कम लगेगा पहले की तुलना में? बट जिस स्पीड से आप पहले जाते थे आपने अपनी स्पीड को 40% बढ़ा दिया, तो कितने परसेंट टाइम कम लगेगा अब आपको? बोलिए। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड आपने 40% बढ़ा दी, स्पीड आपने 5 से 7 कर दी। स्पीड 40% बढ़ाने का मतलब 5 से 7। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा बाबूजी 7:5। टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 7:5। बोलिए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल। टाइम का रेशियो 7:5 होगा तो टाइम कितना डिक्रीज हो जाएगा? 2/7 डिक्रीज हो जाएगा टाइम। 1/7 14.28%, तो 2/7 28.56%। तो लगने वाला जो टाइम है वो पहले की तुलना में आपको 28.56% कम लगेगा। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। 40% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों 2/5। मयूरी को 40% की सब बेटा, तुम ये लेक्चर बंद करो, तुम पुराना पढ़ो बेटा, अब तुम पढ़ने लायक नहीं हो अभी आगे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। स्पीड 40% बढ़ाया, पहले स्पीड 5 थी तो 2 बढ़ाया, स्पीड 7 हो गई है। अरे हैं? कैसे बालक हो यार तुम। बिल्कुल आगे चलते हैं, सवालों से शुरू करेंगे बेटा। क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। सवाल नंबर 64 जल्दी से, अगला सवाल। जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी पे बेस सवाल है। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत अपना कंजम्पशन बढ़ा सकता है जिससे कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो? चीनी की कीमत 15% घट गई, अब कीमत घट गई तो कोई आदमी अपनी खपत कितने परसेंट बढ़ा सकता है जिससे कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, खर्चे में कोई बदलाव ना हो? समझ में आया? भाई एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना कंजप्शन, खर्चा बराबर कीमत गुना उपभोग। एक्सपेंडिचर आपको फिक्स रखना, एक्सपेंडिचर नहीं बदलना। चीनी की कीमत 15% घटी है, 15% का मतलब होता है जी 3/20। 3/20 यानी कि चीनी की कीमत अगर 20 थी तो 20 से घट के 17 होगी। प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ है, तो कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा। कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा 17:20। कंजम्पशन का जो रेशियो रिवर्स होगा 17:20। यानी कि कंजम्पशन कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 3/17 कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और परसेंटेज में इनटू 100%, तो 300/17% आपका कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं आप लोग। सिराज समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या उनको ये सवाल यस वेरी कम से कम लिख के। चीनी की कीमत 15% घटी, चीनी की जो कीमत है वो 15% घटी। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। चीनी की कीमत 3/20 घटी है, 15% 3/20, ऊपर 3 है मेरे दोस्तों, तो चेंज तो 3 का ही रहेगा। चेंज यहां भी 3 का है मेरे दोस्तों, यहां भी 3 का है, और चेंज यहां भी 3 का है। चेंज तो 3 ही रहेगा, चेंज तो 3 ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? बस यहां 3 घटा है, यहां 3 बढ़ेगा, बेस बदल जाएगा। बेस कैसे बदलेगा? 20 - 3 17 होता है, तो यहां बेस 17 आएगा, बस ये फर्क है। आपको ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई 20 से 3 डिक्रीज हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ? 17। 3/17 परसेंटेज में कितना? इनटू 100% आ जाए। ये फ्रैक्शन में है 3/17, परसेंटेज में निकालना इनटू 100%, इनटू 100%। मैं आपसे कहता हूं कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट। चीनी का जो प्राइस है मेरे दोस्तों क्या हो गया? वो 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, तो कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस हो जाएगा?
कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस हो जाएगा, लिखने का दायरा कम करना है। प्राइस अगर 30% बढ़ा है 3/10, प्राइस बढ़ा 30% 3/10, तो भैया प्राइस ये 3 बढ़ा है तो यहां जो है आपको चेंज तो 3 का ही रहेगा, एक को बढ़ा है तो एक को घटाना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों यहां प्राइस 10 से 3 हुआ है, 10 से 3 बढ़ा 13, तो बटे में बेस आ जाएगा 13। तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हुआ है 3/13। एक्सपेंडिचर भैया हिंदी में खर्चा, खर्चा तो ये सीखते है। डाउट आ रहा है एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या कहते हैं, घुसा मारूंगा। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, ये कुछ पूछने वाली चीज है, ये कुछ पूछने वाली चीज है, बताइए। तो शर्म नहीं आती, राशन की दुकान से सर्फ साबुन खरीदने लायक भी नहीं बेटा तू है। कैसे तुम्हारी बेंगलोर में पोस्टिंग होगी तो कैसे टिकेगे। सपोज आप बिहार से भी हैं, सपोज आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपने बचपन से नहीं पढ़ी, लेकिन कम से कम आपकी इतनी आनी जरूरी है कि आपकी अगर बेंगलोर में पोस्टिंग होगी तो कम से कम दुकान पे जाके उसको समझा के सर्फ साबुन तो खरीद लें। आपको एक्सपेंडिचर का ही मतलब नहीं पता, कैसे खरीदोगे। नौकरी तो दूर की बात है। ठीक है, सभी को समझ में आया। ठीक है भाई, तो कंजम्पशन को 3/13 डिक्रीज करना होगा परसेंटेज में इंटू 100%, 300/13%। चलिए और सवाल करेंगे तभी आपके सामने चीज और क्लियर होगी। ये बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत सुंदर। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है क्योंकि चीनी की कीमत x% से कम हो जाती है। तो बताइए x का मान क्या है। व्यय खर्चा निरंतर रहता है, खर्चा कांस्टेंट है। आप बताइए एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर खर्चा फिक्स है, चीनी की खपत एक आदमी ने 42.84% बढ़ाई। 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 14.28%, 1/7। ये 42.84 है, 3/7 है मेरे दोस्तों। तो एक आदमी ने अपना जो कंजम्पशन है 3/7 बढ़ाया, यानी कि पहले कंजम्पशन 7 था तो उसने कंजम्पशन 10 कर दिया। अगर कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज हुआ है तो प्राइस रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा 10:7। प्राइस का जो रेशियो वो रिवर्स होगा 10:7। आप बोलोगे जी सर क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो प्राइस अगर 10 से 7 हुआ है मेरे दोस्तों तो बच्चा जानता है प्राइस 30% डिक्रीज हो गया। किसी वस्तु की कीमत 10 से 7 रुपए हो जाती है तो 30% डिक्रीज हो गई है। कितना बेसिक सवाल था मेरे दोस्तों, यानी कि x का जो मान है, चीनी की जो कीमत है वो x% कम हुई है 30%। आगे चलिए बताइए सवाल नंबर 66। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए पर केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए पर केजी था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितना प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले के समान रहे। आंसर एप्रोक्स बताना है। बताइए, बहुत प्यारा सवाल है भाई। आप बताइए, चावल का प्राइस चेंज हुआ, जिस चावल को 29 रुपए पर केजी में बेचा जा रहा है उसकी कीमत पहले 25 थी, लेकिन चावल का प्राइस 25 रुपए पर केजी से 29 रुपए पर केजी हो गया। प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ है, तो परिवार को अपना कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में रिड्यूस करना होगा ना। कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा 29:25, तभी तो खर्चा सेम रहेगा। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर तो कंजम्पशन कितना कम हो जाएगा 29 से 25, यानी कि 4 घट जाएगा बटे 29, 4/29। क्लियर है ना। आप बोलोगे जी सर, और परसेंटेज में इंटू 100%, 400/29%। ठीक है ना। चलिए भाई, आंसर एप्रोक्स में आएगा, आंसर एप्रोक्स में आएगा। अब 400/29 करेंगे तो 29 एकम 29 और 11 हो जाएगा, तो 29 तिया 87 13। तो यहां से मेरे दोस्तों ये कितना बचेगा फिर आपका 23 बचेगा। तो 29 निम्मा नहीं जाएगा, ये 29 निम्मा 207, यानी कि 7 जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, तो 13.7 समथिंग आ रहा है। तो आंसर कितना होगा 14%, 13% नहीं होगा। देखिए ये आप गलती कर रहे हो बेटे, कुछ बच्चे 13% बता रही है, अप्रॉक्स 13.7% आ रहा है, तो आंसर 13% नहीं 14% आएगा। देखिए अगर आंसर आता 13 से 13.5 के बीच में, 13 से 13.5 के बीच में, तो हम उसको अप्रॉक्स 13 लेते हैं, 13 अप्रॉक्स 13। लेकिन आंसर अगर 13.5 से 14 के बीच में आए तो हम उसको अप्रॉक्स 14 बोलेंगे, ना कि 13। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो। 0.5 से ज्यादा जो चीज है वो 1 बन जाती है। ये अप्रॉक्स 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो अप्रॉक्स में 14% हो जाएगा, ना कि 13%। 13.5 होता एग्जैक्ट अंकिता तो 13.5 ही लेते। ठीक है, 13.5 का 13.5 ही बोलेंगे ना, 13 बोलना है ना 14 बोलना है। समझ में आया। y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x y के वित्त क्रमानुपाती है। वित्त क्रमानुपाती का मतलब होता है गुणा कांस्टेंट है, x और y की गुणा कांस्टेंट है। यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में कितना परसेंटेज परिवर्तन होगा। इफ x is increased by 37.5% then find percentage change in the value of y। x को 37.5% बढ़ाया गया, यानी कि 3/8। अगर x को 3/8 बढ़ाया गया है तो यहां पे मेरे दोस्तों 3 बढ़ाया है, तो यहां 3 घटाना होगा। है प्यारे भाई, 8 को 3 बढ़ाओगे 11 हो जाएगा, तो यहां 20 11 आएगा। x को 3/8 बढ़ाओगे तो y को 3/11 डिक्रीज करना होगा। 1/11 9.09% और 3/11 27.27%। आंसर होगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से मिनिमम लिख के इन सवाल को किया जा सकता है, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, बिना पेन उठाए विदाउट पेन ये सवाल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर 68। In a triangle, base is increased by 66 to 2/3%. Then how much percentage height should be reduced such that area of triangle remains constant? बहुत बढ़िया सवाल है भाई। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एरिया बराबर। अब ध्यान समझिएगा, यानी कि 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है। 1/2 का एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया कब चेंज होगा, अगर आप बेस और हाइट को चेंज करोगे तो एरिया चेंज होगा। ये 1/2 तो फिक्स है भैया, एरिया जो डिपेंड कर रहा है बेस और हाइट पे डिपेंड कर रहा है। बेस बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, हाइट बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, हाइट घटाओगे एरिया घटेगा। लेकिन एरिया जो डिपेंड कर रहा है वो बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। सवाल में बोला है कि बेस को 66 to 2/3% बढ़ाया, 66 to 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3।
बेस को 2/3 बढ़ाया है, यानी कि बेस अगर किसी ट्रायंगल का 3 था तो बढ़ के 5 हो गया। तो बेस अगर 3 से 5 हो तो हाइट रिवर्स रेशियो 5 से 3 हुई होगी। हाइट अगर 5 से 3 है तो हाइट कितनी घटी है? 40%। हाइट घटी है जी 2/5। 2/5 का मतलब 40%। हाइट 5 है तो 5 से घट के 3 हुई है, यानी कि 2/5 हाइट घटी है 40%। नॉट 60 अरविंद शिवम, क्या कर रहे हो तुम लोग? बेस 3 से 5 हुआ तो हाइट 5 से 3 होगी, 40% घट जाएगी। बहुत ही बेसिक सा दोस्तों ये सवाल था। आगे चलेगा, ये बताइए। अब चेंज हो गया। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो कर लोगे ना? है भाई, प्रोडक्ट कांस्टेंट वाला ये मैंने आपको 4-5 सवाल करवा दिया, अलग अलग लैंग्वेज में करवा दिया। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आ गया तो कर लोगे ना? ठीक है ना? नो। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कैसे करेंगे? जवाब दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। ऑप्शन डी। कैसे किया आप लोगों ने? वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। कोई डी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। देखिए, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटीज इंक्रीज्ड बाय 36%। एक वस्तु का प्राइस 36% बढ़ गया, एंड क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाय 30%। और जो क्वांटिटी परचेज कर रहे थे वो 30% घट गई। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंट ऑन कमोडिटी? पहले मैं रेशियो से बताऊंगा, आगे चलकर इसका फॉर्मुला भी लेंगे। सक्सेसिव बाद में समझाऊंगा, पहले रेशियो से करेंगे। तो अमाउंट स्पेंट पे कितना फर्क पड़ेगा? आप जानते हैं कि अमाउंट क्या होता है मेरे दोस्तों? अमाउंट या खर्चा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, ये हर कोई जानता है। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। क्लियर? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा भाई। आप इस सवाल में देखिए, इस सवाल में प्राइस को भी चेंज किया गया है। प्राइस कितना बढ़ा है? प्राइस 36% बढ़ाया है, और क्वांटिटी जो है, जो कंजम्पशन है, वो 30% घटाया गया है। तो प्राइस को भी चेंज किया है, कंजम्पशन को भी चेंज किया है। पूछा एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा एक्सपेंडिचर में? तो एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस और कंजम्पशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। खर्चा जो है प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट होता है। अरे यार, आप खिलौने खरीदने जाते हो मार्केट में, एक खिलौना 20 रुपए का है। 20 रुपए का एक खिलौना, ये क्या है? कीमत। 4 खिलौने खरीदे आपने, 4 खिलौने क्या है? कंजम्पशन, खपत। तो 20 रुपए के 4 खिलौने खरीदे तो खर्चा कितना है? 80 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों, प्राइस और कंजम्पशन की गुणा ही एक्सपेंडिचर होती है। तो प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो का प्रोडक्ट कर दीजिए, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। सक्सेसिव भी होगा, पर सक्सेसिव बाद में समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई, प्राइस 36% का मतलब होता है जी 9/25। 9/25 बोलो बाबूजी, जवाब दीजिए। 9/25। 9/25 यानी कि अगर कोई वस्तु 25 रुपए की थी, पहले मैं इनिशियल वैल्यू लिखता हूं, पहले इनिशियल फिर फाइनल। अगर कोई वस्तु 25 की थी तो वो 34 की हो गई। अगर किसी वस्तु का प्राइस पहले 25 था तो अब 34 हो गया। प्राइस 25 से 34 हो गया, बाबूजी समझ में आया? वस्तु का प्राइस 25 से 34 हो गया, कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर, लेकिन जो क्वांटिटी आप खरीद रहे हो वो 30% डिक्रीज होगी। 30% का मतलब 3/10। भाई, पहले अगर आप 10 खिलौने खरीदते थे, तो अब आप 3 खिलौने कम, यानी कि केवल 7 ही खिलौने खरीदते हो। यानी कि ये एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। आपका एक्सपेंडिचर इस रेशियो में चेंज हुआ है। क्या इसमें किसी भी बालक को कोई डाउट है? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है जो ये लेक्चर देख रहा है? हमको कुछ नहीं करना, प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई कर देना है, प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो को। प्राइस क्या हुआ मेरे दोस्तों? पहले 25 था, अब 34 हो गया। 25 था, 34 हो गया। पहले 10 खिलौने खरीद रहे थे, अब 7 खिलौने खरीद रहे हो। तो पहले खर्चा इतने रुपए का था, 250 का, अब खर्चा इतने रुपए का है। समझ में आया भैया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मुझे हाँ यस करके जवाब दीजिए कि उनको समझ में आ गया है। यस करके जवाब दीजिए। भैया 25-36% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 9/25, 25 को 9 बढ़ाओगे 34 हो जाएगा। इतना नहीं आता? आ गया ना? वेरी गुड। तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। एक्सपेंडिचर इस रेशियो में आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है भैया? ये 2 से चला जाएगा 5, और ये जो आपका 17 है, यानी कि 25 पंजे 125 और 17 सत्ते 119। 2 से चला जाएगा 17 सत्ते 119। एक्सपेंडिचर का रेशियो ये हो गया, यानी कि पहले एक्सपेंडिचर 125 था तो अब 119 है। पहले अगर 125 का खर्चा था तो अब 119 है, यानी कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। 125 से 119 हुआ तो 6 डिक्रीज हुआ है, बट 125, यानी कि आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, आंसर डेसिमल में आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है डी, और ये इसका करेक्ट आंसर है। बेटा अमित कुमार, मैं वो भी बताऊंगा। सूरज, सभी बालकों को समझ में आ गया? इसमें किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं? ऑप्शन का भी यूज करते हैं, कैलकुलेशन गधों की तरह नहीं करते हैं। ठीक है भाई? 125 से 119 हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन हो नहीं सकते भाई। आंसर तो डेसिमल में आएगा, क्योंकि 100 में बेस होता तो आता, यानी कि 6% नहीं आएगा, 4.8 आएगा। नहीं समझ में आया है बेटा? 125 से 119 हो जाना, मैं हमेशा बेस को 100 बनाने की बात करता हूं। बेस को 100 बना लीजिए। पॉइंट बेस को अगर आप इनिशियल को 100 बना लेंगे, 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। 0.8 से गुणा कर लो। आप कल की क्लास में रिवीजन करके आना। 125 की 0.8 में गुणा 100 होता है। 100 की 0.8 में 80 और 19 152। 80 में 152 जोड़ेंगे 15.2 तो 95.2 हो जाएगा। 100 से 95.2 का मतलब कितना? 4.8 डिग्रीज है, परसेंटेज में यही आएगा। ये उत्तर हो गया। गुणा कंजम्पशन, यार तुम काहे नहीं समझते? एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। कीमत जानते हो क्या होती है? खपत जानते हो क्या होती है?
एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई। 36% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/25। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/25। ये होती है 9/25। ध्यान से सुनिएगा, एक वस्तु की कीमत 9/25 बढ़ गई। सपोज एक खिलौना खरीदने जाता हो, खिलौना, एक खिलौना पहले 25 रुपए का मिल जाता था। एक खिलौना पहले 25 रुपए का मिल जाता था, आज वो 9 रुपए महंगा मिलता है, 34 रुपए का। एक खिलौना पहले 25 रुपए का मिल जाता था, वो 34 रुपए का मिलता है। ये प्राइस का रेशियो, प्राइस 25 से बढ़ के 34 हो गया। लेकिन खिलौने जो खरीदते हैं ना, उसमें कंजम्पशन 30% घटेगा। 30% मतलब 3/10। अगर पहले 10 खिलौने खरीदते थे तो अब 3 खिलौने कम खरीदते हो। भैया पहले एक खिलौना 25 रुपए का आता था, 10 खिलौने खरीदोगे तो इतने रुपए के आएंगे। लेकिन अब 10 की बजाय 3 खिलौने कम, केवल 7 खिलौने खरीदते हो तो ये हो जाएगा। पहले आपका खर्चा इतना था, अब आपका खर्चा इतना है। ये रेशियो लीजिए, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। गधो कुछ नहीं किया मैंने, प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की, प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दिया। बीच में गुणा दिख रहा है ना, मोटा मोटा, बीच में मोटा मोटा गुणा दिख रहा है कि नहीं, मोटा मोटा गुणा दिख रहा है कि नहीं, गुणा 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 दिख रहा है बीच में तुमको। प्राइस का रेशियो 25 से 34, कंजम्पशन का रेशियो 10 से 7, गुणा कर दीजिए। इनिशियल एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर। चलिए, ना समझ में तो तत्काल प्रभाव से तैयारी छोड़ दो, ठीक है ना। अभी भी अगर ना आया हो तो अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 70, और भतेरे काम जीवन में करने के लिए। बोलो, ये सवाल 2018 के मींस के पेपर में आया था, एज इट इज। बहुत ही सुंदर सवाल है, वेरी गुड। 38% आ भी गया। सक्सेसिव में से भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा बाद में, फॉर्मूले से भी। अभी हम रेशियो से कर रहे हैं। बसीर्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15%। बसीर के जो वर्किंग आवर्स है वो 15% बढ़ गया, वर्किंग आवर्स। एंड इज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%। और पर घंटे का जो वेजेस है वो 20% बढ़ गया। भाई हाउ मच परसेंट इट इज डेली अर्निंग, तो बताओ उसकी डेली अर्निंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो भैया ये तो दैनिक व्यवहार की चीजें। भाई एक मजदूर की मजदूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक आदमी की दिहाड़ी दिन की मजदूरी कैसे कैलकुलेट होती है, डेली अर्निंग। डेली अर्निंग होता है मेरे दोस्तों कि पर घंटे कितना मिलता है, वेजेस पर आवर इंटू वर्किंग आवर्स। ये जो आदमी समाज में रहता है वो ये हर कोई बात जानता है, ये कोई अलग से लिखवाने की और रटने की जरूरत नहीं है। वर्किंग आवर्स, एक मजदूर है, एक मजदूर को एक घंटे के 50 रुपए मिलते हैं, जिसका मतलब पैसा रुपया 50 रुपए, एक घंटे के 50 रुपए मिलते हैं। वो दिन में 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे वर्किंग आवर है, तो एक दिन की कमाई कितनी होगी, 400 रुपए। बोलो, इसमें तो कोई संदेह नहीं था ना, है भैया। पर आवर की वेजेस है, ठीक है मेरे दोस्तों। वर्किंग आवर्स कितने हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर डे की अर्निंग आ जाएगी। समझ में आया, बहुत ही बेसिक और सिंपल सी बात आपके सामने लिखी हुई है, हर कोई इस बात को जानता है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि बसीर के जो वर्किंग आवर्स हैं, बसीर के वर्किंग आवर 15% बढ़ गया, और उसका जो वेजेस है पर आवर वो 20% बढ़ गया। तो बताओ उसकी डेली अर्निंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो डेली अर्निंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो डेली अर्निंग जो इनका प्रोडक्ट होगा। भाई बसीर का जो वेजेस है वो कितना बढ़ गया, 20%। 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब पहले 5 था तो अब 6 हो गया, 5 से बढ़ के 6 हो गया। आप बोलोगे जी सर वर्किंग आवर कितना बढ़ गया जी, 15%। वर्किंग आवर 15% बढ़ गया, 3/20, 3/20। यानी कि पहले अगर 20 था तो अब 23 हो गया। पहले 20 घंटे काम करता था, अब 23 घंटे काम करेगा। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे मेरे दोस्तों, और ये आपके डेली अर्निंग का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। वेजेस का और वर्किंग आवर्स के प्रोडक्ट का रेशियो आप लेंगे तो डेली अर्निंग का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों। 20 पंजे 100 रेशियो में काटूंगा नहीं, क्योंकि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, है भी। और ये जो हो जाएगा आपका 23 का 138, यानी कि पहले 100 रुपए की अर्निंग थी तो 138 की है, तो उसका डेली अर्निंग कितना बढ़ गया, 38%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये मेंस का सवाल है, और हार्डली आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा इस सवाल को करने में। बिल्कुल विवेक, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये बताइए, बहुत शानदार सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार उल्टा पूछा है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या आंसर आएगा जिस क्वेश्चन का। काटे क्यों नहीं बेटे, 100 बेस रहेगा तो 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, इसलिए काटने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत प्यारा सवाल आपके सामने है, मींस का पूछा हुआ है। अब लिखने का काम कम करना है। तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, इसकी खपत 18 से 1/3% कम हो जाती है, तो बताइए इसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंटेज का चेंज आया। आप बोलोगे जी सर, तो एक्सपेंडिचर बराबर होता है, बच्चा बच्चा जानता है, प्राइस गुणा कंजम्पशन, प्राइस गुणा कंजम्पशन। भाई प्राइस जो है पेट्रोल का वो 20% बढ़ गया, 20% का मतलब 5 से 6। पेट्रोल का प्राइस 5 था तो 5 से 6 हो गया, लेकिन कंजम्पशन 18 से 1/3% डिग्री कम हो गया। 18 से 1/3% का मतलब 18 से 1/3% मतलब 10%, 1/10, और 8:1/3% 1/12, ठीक है ना। तो 10 6 60 12 5 60, तो 11/60 आ जाएगा, 11/60, 11/60। इसमें कोई डाउट है, 11/60 एनी प्रॉब्लम दोस्तों, नहीं। तो 18 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 10%, 1/10, 8:1/3% 1/12, तो 11/60 आया। यानी कि मेरे प्यारे भाई कंजम्पशन अगर पहले 60 था, अगर कंजम्पशन 60 था तो कंजम्पशन 60 से 11 घट गया, यानी कि कंजम्पशन कितना हो गया, 49। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो ये आएगा ना दोस्तों, प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो का प्रोडक्ट लेंगे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। एक्सपेंडिचर इस रेशियो में चेंज हुआ है। आप बोलोगे जी सर बहुत आसान सी बात है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 50:49, 50:49, यानी कि कंजम्पशन डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, 1/50, 1/50 का मतलब 2% डिक्रीज, ये आंसर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया 50 से 49, यानी कि 1/50, 1/50 का मतलब 2% डिक्रीज। कुछ भी सवाल में जो है डिफिकल्ट नहीं है। रेशियो का फायदा ये होता है कि सवाल का डाटा कैसा भी हो वो हमेशा सॉल्व हो जाएगा रेशियो से, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पहले मैं आपको दोस्तों इसका बेसिक समझाऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी बनाऊंगा, फिर उस पर कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी लेंगे। थोड़ा पेशेंस रख के धैर्य के साथ समझना है। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ी। ये सिंपल डाटा वाले सवाल है, सिंपल डाटा, बहुत इजी परसेंटेज है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 28% बढ़ जाती है। एक आदमी अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। एक आदमी अपना खर्च केवल 22% बढ़ाना चाहता है। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, तो भैया आदमी बोला कि भैया इतना पेट्रोल महंगा हो गया, मैं अपना खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, मैं अपना खर्चा केवल 22% ही बढ़ा सकता हूं। तो आपसे पूछा है लगभग कितने प्रतिशत उसे अपना कंजम्पशन कम करना होगा। देखिए पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। अब उसके पास दो रास्ते, या तो वो भी अपना खर्चा 28% बढ़ा ले, और वो बोला यार मैं ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ा सकता, मैं थोड़ा बहुत ही खर्चा बढ़ा सकता हूं, केवल 22% अपना खर्चा बढ़ा सकता हूं, तो उसे थोड़ा सा तेल कम डलवाना होगा। तो सवाल में यही पूछा है कि उसको कितने परसेंट तेल कम डलवाना पड़ेगा, उसको अपना कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, ये सवाल है। तो सवाल में इस बार कंजम्पशन के बारे में पूछा है, कंजम्पशन के बारे में। देखिए सभी बच्चे जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। आप बोलोगे जी सर, सवाल में इस बार कंजम्पशन के बारे में पूछा है, तो कंजम्पशन का मतलब होगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करना है। पहले बेसिक करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे, फिर उड़ाएंगे। कंजम्पशन के रेशियो निकालना है, तो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करना है। मैंने आपको रेशियो को भाग करने का तरीका तो बता दिया है ना। जैसे मेरे दोस्तों ये आपके पास 2:3 है और ये 5:7 है, मुझे इनको डिवाइड करना है, 2 रेशियो है, इन 2 रेशियो को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है मेरे दोस्तों इनको। तो डिवाइड करने का तरीका कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 14:15, 7 दूनी 14:15, ये रेशियो को डिवाइड करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ गया, एक आदमी अपना खर्चा केवल 22% बढ़ा सकता है। 22% मतलब कि अगर 100 रुपए था तो अपना खर्चा केवल 122 कर सकता है। 100 रुपए से अपना खर्चा केवल 122 कर सकता है। तो एक्सपेंडिचर क्या है, 100 से 122, एक्सपेंडिचर का रेशियो 100 से 122। पेट्रोल की कीमत बढ़ी 28%, 28% का मतलब प्राइस 100 है तो 128, ये एक्सपेंडिचर है प्राइस है, इनको डिवाइड कर दीजिए तो कंजम्पशन का रेशियो आएगा। एक्सपेंडिचर बटे प्राइस करेंगे तो कंजम्पशन का रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस बराबर कंजम्पशन। डिवाइड करना है 100 बटे 100 1 हो जाएगा रेशियो, 122 बटे 128 आएगा, ये 122 रेशियो 128। आप बोलोगे जी सर पूरे डाटा को मेरे दोस्तों में 128 से गुणा कर देता हूं तो रेशियो आ जाएगा 128 रेशियो 122, ये आ जाएगा। अब बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, 128 रेशियो 122 ये कंजम्पशन का रेशियो आएगा। अगर आप इस सवाल की लैंग्वेज को देखो तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में सवाल बार बार आता है। सवाल का केवल ये डाटा बदलता है, ना तो लैंग्वेज बदलती है ना कुछ बदलता है, सवाल में केवल ये डाटा बदलेगा और बार बार ये क्वेश्चन आपको दिया जाता रहेगा। आपने एक चीज यहां से गौर की कि कंजम्पशन का रेशियो 128 रेशियो 122 है, आपको इतना करने की, ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको आना चाहिए। आपको पेपर में डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्ट। भैया ये कैसे आया है, पहले प्राइस पे फोकस करना है, प्राइस पे। कंजम्पशन का रेशियो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट। सवाल में क्या बोला है, पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ गया, एक आदमी अपने खर्चे को केवल 22% बढ़ाना चाहता है तो उसे अपना कंजम्पशन कितने परसेंट करना होगा। पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ गया, बढ़ा 28%, 100 को 28 बढ़ाओगे 128 हो जाएगा। पहले प्राइस, एक्सपेंडिचर बढ़ा 22%, 100 को 22 बढ़ाओगे 122 हो जाएगा। रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कंजम्पशन का। 28% बढ़ाओ 100 प्लस 28 128, 22% बढ़ाओ 100 प्लस 22 122। आपको ये करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फर्जी बकवास की चीजें हैं, ये आपको आना जरूर चाहिए था, लेकिन इसलिए मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि इसके पीछे का रीजन क्या है। सवाल में केवल डाटा बदलेगा, कहानी तो वही रहेगी, ठीक है ना। तो पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ गया, बढ़ा है, 100 को 28 बढ़ाओगे 128, खर्चा बढ़ा जी 22%, 100 प्लस 22 122, कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों डायरेक्ट। तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हुआ, 128 से 122 हो गया, तो 6 डिक्रीज हो गया, 6 बटे 128। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, सारे आंसर 5% के नजदीक है। भाई 128 का 5% कितना होता है, 128 का 10% 12.8, 5% होता है 6.4। भाई जो नीचे होता है ना बेस वो 100% होता है, ये 100% है। अगर 128 का 10% भी निकालूं तो 5% निकालूं तो 6.4 आता है, ये 6 है। यानी कि आंसर जो होगा 5% से कम होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। 128 का 5% निकालूंगा तो मेरे दोस्तों 6.4 आएगा, ये तो केवल 6 ही डिक्रीज हुआ है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन, आंसर 5% से कम होगा, ये और ये मेरे दोस्तों 6.4 5% है। भाई ये तो 6 ही डिक्रीज हुआ, 6 का मतलब क्या होता है, 6.4 माइनस 0.4 ये तो होता है 6 का मतलब, ये तो 5% है। ये कितना है बेटे, ये तो अगर 128 का मैं 0.1% भी निकालूं तो 0.128 आएगा, तो यानी कि अप्रॉक्स 0.3% है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं जाएगा, आंसर ही आएगा। 5% से हल्का सा कम रहेगा बेटा, दोनों ही ऑप्शन 5% से कम है ना, बी और सी। देखिए थोड़ा ना आपको सीखने की आदत जो है डालनी पड़ेगी, भाग नहीं करते बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेंटली करने में लिख के बताऊंगा तुमको लगेगा सर कितना बड़ा हो रहा है, जबकि है नहीं वो बड़ा। भाई कोई संख्या 128 से 122 हुई तो कितनी घटी, 6 नहीं लिखो, 6.4 माइनस 0.4 इतनी घटी है, क्योंकि ये जो 6.4 है 5% 128 का 5%। अब ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है भाई 128 का अगर मैं 1% भी निकालूं, 1% तो 1.28, मैं 0.1% निकालूंगा ना 0.1% तो 0.128 आएगा, 0.128 इसका 0.1% है, 0.128 तो 0.4 है, 0.4 यानी कि 0.128 का लगभग 3 गुना होगा कि नहीं, ये 0.13 इसका 3 गुना करूंगा तभी तो 0.39 आएगा, 0.4 यानी कि अप्रॉक्स 0.3% है, अप्रॉक्स 0.3%। दिमाग लगाना होगा बेटा, दिमाग। 128 100% की वैल्यू है तो 1% का मतलब 1.28, 0.1% का मतलब 0.128, 0.1% का मतलब 0.128। अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा तो ही तो अप्रॉक्स 0.4 जाऊंगा, इसका 3 गुना करोगे बेटा ये 0.13 दिखना चाहिए, 0.13 13 दिखना चाहिए, 13 39 39 मतलब ये 40 है, तभी तो इसके नजदीक पहुंचोगे, इसका 3 गुना करूंगा अप्रॉक्स तभी तो इसके नजदीक पहुंचूंगा, यानी कि अप्रॉक्स 0.3% है। ठीक है, समझना है बेटा, ये सब मेंटली सोचने की आदत डालनी है आपको, लिखने की नहीं। ये बताओ जरा, बढ़ जाती है। और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% एक्स्ट्रा खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे अपने पेट्रोल की खरीद को कितने परसेंट कम करना होगा अप्रॉक्स में बताना है। कंजम्पशन का रेशियो चाहिए सॉल्व करने के लिए। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, 100 से 19 119, खर्चा केवल सुनीता 12% बढ़ाना चाहती है,
100 से 12 बढ़ाएंगे 112 हो जाएगा, तो कंजम्पशन का रेशियो होगा। तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हुआ मेरे दोस्तों? 119 से 112। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, एनी प्रॉब्लम, एनी तकलीफ? अब बताइए, ये तो कट जा रहा है ना डाटा, है भाई, ये तो कट जा रहा है, 7 से कट गया मेरे दोस्तों 17:16। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि कंजम्पशन कितना डिक्रीज करना होगा? 1/17। 1/17 मैंने आपको बताया एप्रोक्स 5.88 होता है, एप्रोक्स 5.88 यानी कि 6% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 5.88 मतलब एप्रोक्स 6%, एप्रोक्स 6%। बहुत शानदार सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है, मतलब पूरे परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। तो भी यही करते हैं अंकुर। डीजल की कीमत 26% बढ़ गई, एक व्यक्ति अपना खर्चा केवल 15% तक बढ़ाना चाहता है, तो किस प्रतिशत तक, 1 स्थान तक बताना है, उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत 26% बढ़ गई मेरे दोस्तों, बेसिक मैं आपको बता चुका हूं एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करना होता है। 26% बढ़ गई, 100 से 26 बढ़ गई 126, खर्चा केवल 15% बढ़ाना चाहता है, 100 से 15 115, तो कंजम्पशन का रेशियो इस रेशियो में चेंज होगा। 126 से 115 का मतलब कितना डिक्रीज हुआ मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 11 डिक्रीज हो गया ओवर 126। आप बोलोगे जी सर 11 डिक्रीज हुआ, 126 115 11। देखिए बच्चा जानता है 126 का 10% भी 12.6 होता है, ये 11 है, 11 का मतलब 12.6 से 1.6 कम है, 126 से कितना हुआ? 1.6 कम है भाई, 126 का 10% है। अब बताओ ये कितना है? 1.6। आप बोलोगे जी सर अगर 126 का 1% भी निकालूं तो 1.26 आएगा, तो मैं 1% भी निकालूं 1%, 1.26, ये तो फिर भी 1.6 है, यानी कि एप्रोक्स मेरे दोस्तों 1.3 1.4% आएगा कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, अगर 126 का 1% भी निकाला जाए, 1% भी, तो 1.26 आता है, ये तो 1.6 है, यानी कि 1% से ज्यादा है, 2% से कम है, ये 1% से ज्यादा है, 10% में से 1% से बड़ी कोई वैल्यू घटाएंगे तो एप्रोक्स 8.7% जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है, ऐसे होता है बेटा कैलकुलेशन, ये उत्तर नहीं हो सकते बाकी, मैं कोई भाग नहीं करता, नहीं हमारे पास टाइम है भाग करने का, मेंटली सोचो। ये आपको लिखने का दायरा भी कम करना है। 126 से 115 कितना डिक्रीज हुआ? 11। तो 126 का 10% तो मेरे दोस्तों हो गया 12.6, ये 1.6 कम करना है। 126 का 1.6 कितना होता है? 126 का 1% तो 1.26 होता है, 1.6 1.26 अगर 1% है तो 1.6 लगभग 1.3 1.4% आएगा, 1.3 1.4% आएगा, यानी 1% से 2% के बीच में रहेगा। 10% में से कुछ ऐसा घटाएंगे तो 8.7 ही आएगा, ये आंसर है। बिल्कुल सीखेंगे नेमीचंद्र। ठीक है, चलिए एक और सवाल बनाइएगा जी, लास्ट, जल्दी से फटाफट। ना ना अरे करिश्मा, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम वो लग रहा है, मैं अगर मुझे खुद को करना हो तो इट विल टेक लेस देन 1 सेकंड। ये लिखना और करना नहीं है यार, क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? जो पिक्चर सामने से दिखाई दे रही है वो बहुत छोटी है और बहुत कम समय में करनी है आपको। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्चे के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? देखिए सवाल की लैंग्वेज को बदला है, चाय की कीमत 20% बढ़ गई, लेकिन खर्चा हम केवल अपना 15% ही बढ़ा सकते हैं, तो कंजम्पशन कितने परसेंट घटाना होगा? ये सवाल है। कीमत 20% बढ़ी, 100 को 20 बढ़ाओ 120, खर्चा 15% बढ़ा, 100 को 15% बढ़ाओ 115, रेशियो आएगा जी 5 से 24 रेशियो 23, देखिए कंजम्पशन डिक्रीज हुआ जी 1/24, 1/24 कितना होता है? 4.16% अप्रॉक्स, 4.16 का मतलब 4.2% आएगा, ये सवाल का आंसर है 4.16। चलिए तो आज की कहानी यहां तक छोड़ता हूं, आगे के सवाल जरूर खुद से पहले से ट्राई करके आइएगा, बाकी कल पढ़ेंगे।